हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप सबका वेलकम। माया का असली चेहरा और रणविजय की सबके साथ मस्ती। अब आगे पाखी के इस तरह से हंसने के कारण सभी परिवार वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वही पाखी खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है और ताड़ियां बजाते हुए ही माया के सामने आ जाती है। माया भी हैरानी से उसे देख रही थी। वही पाखी साड़ियां बजाते हुए उसके आसपास घूम रही थी। अब उसने हंसना बंद कर दिया था, लेकिन तरिया वो अभी भी बज रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से माया को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अब डर के भाव उभर रहे थे। क्या आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? और इस तरह से हमारा मजाक उड़ाने का मतलब? बेबी, अगर तुमने इतनी अच्छी से सारी जानकारी एक्ट की थी तो तुम्हें पूरी जानकारी का पता होना चाहिए था। तुम्हारे इन्फॉर्मेशन ने जो तुम्हें जानकारी दी थी वह सिर्फ आधी जानकारी है। उसके बिना पर तुम यहाँ पर मेरी दुनिया में आ गई मुझसे ही पंगा लेने। क्या आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? और इस तरह से हमारा मजाक उड़ाने का मतलब? पाखी फिर से एक खतरनाक ढंग से उसे देखते हुए बोलती है। माया हैरानी से पाखी की तरफ अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखकर कहते हैं तो पड़ी उसके बालों को अपने हाथों में शोर से कसकर पकड़ लेती है और उसके चेहरे को अपने चेहरे से ऊपर उठाते हुए। जानू का खून कभी उसकी मां पर गया ही नहीं था। इनफैक्ट उसका खून उसके मम्मी पापा दोनों में से किसी का नहीं है। उसका डीएनए मैच होना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तुम्हारा कैसे मैच हो गया? इसका मतलब तो यही है ना कि जो सैंपल तुम्हें दिया गया था वो सैंपल तुम लोगों ने खुद ही अपने हिसाब से बदला है। और फन फैक्ट बताओ, क्या है जो खून मैं तुम्हें दिया था वह जानू का नहीं बल्कि वरुण का था। बोलो, अब वरुण तुम्हारा बच्चा हो गया क्या? माया हैरानी से पाखी की तरफ देखती है। उसके दिमाग में तो जरा सा भी ख्याल नहीं आया था कि बाकी एक ही पल में पूरा गेम ही बदल कर रख सकती है। वह तो आप अपनी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। पाखी हल्का सा शैतानी ढंग से मुस्कुराती है और अपनी हाथ की पकड़ उसके बालों पर कस देती है। माया हैरानी से पाखी की तरफ देखती है। उसके दिमाग में तो जरा सा भी ख्याल नहीं आया था कि बाकी एक ही पल में पूरा गेम ही बदल कर रख सकती है। वह तो आप अपनी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। पाखी हल्का सा शैतानी ढंग से मुस्कुराती है और अपनी हाथ की पकड़ उसके बालों पर कस देती है। मुझे पता है कि इस चीज की जानकारी देने वाला तुम्हें कोई हमारा बेगाना नहीं है। तुम्हें तुम्हारे लिए अपनों में छुपे गद्दार को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर वह मेरे हाथ लग जाना तो मैं उसको इतनी दरिंदगी से भारी मौत दूंगी कि उसकी साथ पूछते भी कही जाएगी। इसीलिए अच्छा होगा अपनी चालू को छोड़कर वो खुद ही यहाँ से चला। ये सुनकर वहां पर खड़े कुछ शख्स डर चुके थे, लेकिन किसी पर उनका ध्यान नहीं गया था। वो चुपचाप से वहां से खिसक गए थे। वही पाखी जिसने अपनी आंखों के कोनों से सब कुछ देखा था, वो बस एक सेटिस्फाई तरीके से मुस्कुरा देती है और किसी को अपनी उंगली उठाकर इशारा कर देती है। कुछ कार्ड आते हैं और माया के साथ साथ उन दो इंसानों को पढ़कर भी वहां से ले जाते हैं। जो परिवारों पर दुखों के बादलों ने थोड़ी देर के लिए अंधेरा कर लिया था और वो फिर से हट जाते हैं। नंदिनी कस के जानू को अपने गले से लगा लेती है और उसके पूरे चेहरे को चूमने लग जाती है। जानू को ये सबसे बहुत ज्यादा गुदगुदी महसूस हो रही थी। वो अपनी प्यारी सी हंसी से उसे शांत माहौल में एक सुकून पैदा कर रही थी। पाखी, तुम्हें कैसे पता चला कि जानू का डीएनए हम दोनों से नहीं मिलता? मैं तो कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई। वीर का संभल शंकर बाकी उसकी तरफ एक हंसी उड़ने वाले लहजे में। पाखी, तुम्हें कैसे पता चला कि जानू का डीएनए हम दोनों से नहीं मिलता? मैं तो कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई। पाखी, से पहले हमें पंखुड़ी कपूर चाहे तो मरे हुए के डीएनए भी पता कर सकती थी। यह तो उसकी अपनी बच्ची की बात थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास बिना तुम्हारी जानकारी के रह रही थी? नहीं भी। जिंदगी ने मुझे एक बात सीख दी, किसी पर भी हद से सदा भरोसा मतलब अपनी ही मौत को नहीं होता देने के पद पर है। इसलिए जैसे मैं खुद को संभाल सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में तुम पर की थी जब मुझे ये सब कुछ पता चला था। वीर उसके बाद सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जिस हालत में उसे पाखी मिली थी उसे हालत में पाखी का किसी पर भी ऐसे आंखें बंद कर कर विश्वास करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। वह भी अगर उसकी जगह होता तो ठीक होने के बाद सबसे पहले वह भी यही करता। वही नंदिनी उठाती है और बाकी को गले से लगा लेती है। बाकी बस उसके बालों को सहला देती है। आपका शुक्रिया दीदी, आपने मेरा घर पर जो काले बादल छाए थे उनको अपनी सूझबूझान से हटा दिया। मैं आपकी इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। अरे तुम इतनी बड़ी कब से हो गई नंदू? तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कौन है? सुमन, जिसे सब लोग मेरी माँ बोलते थे, और तुम उसकी बहन हुई ना, मेरी भी बहन। तो मैं अपनी बहन की जिंदगी में काली बादलों का खीर कैसे देख सकती थी? सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। जल्दी से उनके पास आता है और अपनी गुरु में से आवाज में, अगर तुम इन सब की माँ बन रही हो ना तो मैं ऑटोमेटिकली इन सब का आप पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी उम्र के बच्चों का पापा बनने में। मेरा एक ही बच्चा है, उसमें मैं खुश हूँ।
अरे तुम इतनी बड़ी कब से हो गई नंदू, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कौन है? सुमन, जिसे सब लोग मेरी माँ बोलते थे, और तुम उसकी बहन हुई ना, मेरी भी बहन। तो मैं अपनी बहन की जिंदगी में काली बादलों का खीर कैसे देख सकती थी? शौर्य और वरुण उसकी तरफ अपनी पप्पुएं से देखते हैं, कैसे उनका इस चीज से बहुत ज्यादा होता महसूस हुआ हो। ये देखकर रणविजय जल्दी से उनके पास जाता है और उन दोनों के सर को अपने सीधी में बहुत तेजी से धंसा लेता है। और हाँ, शौर्य और वरुण तो हमेशा से मेरे बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। मन की शौर्य सदा नहीं बोलता, लेकिन वह मेरी सबसे ज्यादा केयर करता है। वही वरुण हम सबका एंटरटेनमेंट इसके अलावा अब तो किया, और उसके साथ साथ जानू भी है। मेरे इस हिसाब से 5 बच्चे हो गए, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर तुम्हें बड़े बच्चों की माँ बनना है तो तुम खुद बनो, खुद। रणविजय की बात सुनकर सभी उसको अजीब नसों से देखते हैं। वही समीर उसके पास आता है और उसकी बाजू को जोर से काट लेता है। रणविजय वरुण और शौर्य को छोड़कर समीर की तरफ घूर कर देता है, तो समीर उल्टा उसको ही घूर के देखते हुए, क्या मेरी तरफ इस तरह से देखने का क्या मतलब? अब क्या अपने प्यार प्यार में बच्चों की जान लेने का इरादा है? क्या आपने इन दोनों का सर अपने सीने में इतनी जोर से फंसा लिया था कि विचारों को सांस आने में प्रॉब्लम होने लगी हो? अपने प्यार को थोड़ा कम दिखाई कीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमेशा ओवर एक्साइड और ओवरफ्लो होकर ही बहता है। बेहतर। रणविजय बड़ा सा मुंह बना लेता है और वहां से उठकर सरिता जी के पास आ जाता है। वह उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर बच्चों की तरह उनसे शिकायत लगाते हुए, देख रही हो माँ, आप अपने नातिन को, इसकी माँ पहले ही मेरी इज्जत नहीं करती थी, अब तो ये भी नहीं करता। मैं कितनी बार आगे संधि से बोला है कि बच्चों के सामने और मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती ना किया करे, लेकिन मेरी तो किसी को सुनते नहीं होती। अब देखिए मेरा बच्चा कैसे मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझे खुलकर डरने की कोशिश कर रहा है। सूरज जी सामने आते हैं और उसको खोलकर देखते हुए, अंडस को तो तुझे किसने बोला है कि इतना बड़ा 34 साल का होकर किसी 10 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट कर? मैं तो शुक्र मानता हूँ कि मेरा पोता तेरे पर नहीं गया, बल्कि अपनी माँ पर गया है। रणविजय अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और अपने पापा की बात को सही करते हुए, अंडस को, पापा पहले बोलना तो सीख लीजिए, मैं 34 का नहीं अब 32 का हूँ। खामखा मेरी उम्र 2 साल ऐसे ही बढ़ा रहे हो। क्या आपको शौक है मुझे बुढ़ा बुलवाने का? 2 सालों के इधर उधर से क्या ही फर्क पड़ जाएगा बेटा, असल में तो तुम ओवरेज हो चुके हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सूरज जी फिर से एक तिरछी मुस्कान देते हुए रणविजय को बोलते हैं, तो रणविजय का मुंह बन जाता है। वह उनके पास आता है और लगभग उन पर खुद ही जाता है। सूरज जी बहुत मुश्किल से उसे अपनी गोद में थमते हैं और उसे खोलकर देखते हैं। रणविजय उल्टा उसके सामने दांत दिखाते हुए, आपने तो कहा कि 2 सालों से क्या फर्क पड़ता है, तो अगर 2 सालों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर 24 सालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? अगर आपने मुझे 10 साल का बोल ही दिया है तो फिर ठीक है, 10 साल की इस बड़े रंगी जी को अपनी गोद में लेकर घूमिया, मैं भी तो देखता हूँ कैसे फर्क नहीं पड़ता। धीरज जी अपना धीरज को देते हैं और तेज आवाज में, अंडस्को रणविजय, अभी के अभी मेरे बेटे की गोद से उतरे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वह अपनी हड्डियों को तड़वा ले। तुम्हें तो किसी चीज की शर्म नहीं है? उसे बेचारे को तो रहने दो, नीचे उतरो, एकदम बंदर के जैसे चिपक गए हो अपने बाप से आप। रणविजय मुंह बनाते हुए, अंडस्को, क्यों दादाजी, जब आपका बेटा मेरे बारे में उल्टा बोल रहा था तब तो आपने कुछ नहीं बोला, अब मैं जरा सा उनकी गोद के चढ़ गया तो आप तो मुझ पर ही चढ़ने लगे। पहले इनको बोलो बार बार मेरी उम्र का धंटोरा ना पिता करे। पहले ही इनकी वजह से मीना तो मेरी बीवी मेरी इज्जत करती है और ना ही मेरा बच्चा। पहले इनको बोलो ये सुधर जाए, मैं भी फिर सुधर ही जाएगा। धीरज जी अपना धीरज को देते हैं और तेज आवाज में, अंडस्को रणविजय, अभी के अभी मेरे बेटे की गोद से उतरे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वह अपनी हड्डियों को तड़वा ले। तुम्हें तो किसी चीज की शर्म नहीं है? उसे बेचारे को तो रहने दो, नीचे उतरो, एकदम बंदर के जैसे चिपक गए हो अपने बाप से आप। तुम्हारी यह हरकतें तुम्हारे बीवी और बच्चा दोनों देख रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उन पर कितना अच्छा प्रभाव डाल रहे हो? ऐसे बंदरों की तरह चिपक कर अपनी बात साबित करना कौन सी समझदारी की निशानी होती है? ये बात सुनकर हिरण पिक्चर जल्दी से सूरज जी की कमर से नीचे छलांग लगा देता है। बेचारे सूरज जी अपने कमर को पकड़कर वहीं पर कुछ देर खड़े रह जाते हैं, क्योंकि एक तो रणविजय पहले ही इतना बड़ा हो चुका था, ऊपर से उसका भार, और सूरज जी की पूरी हड्डियां कहाँ उनका भार चल पाएंगे, इसीलिए उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। ये देखकर समीर गुस्से में से रणविजय से, आपको सच में कोई शर्म नहीं है? देखिए बेचारी दादाजी की आपने क्या हालत करती है, कैसे वो बींग के टेढ़े हो चुके हैं। देखना किसी दिन आप इस उम्र में होंगे और मैं आपकी उम्र में, तो मैं भी पक्का यह वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा ही करूंगा कि आपकी धीरन विजय शेखावत ग्रेटर की हड्डियों में कितना दाम है, वो मुझे उठा पाएंगे या नहीं। रणवीर जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, अंडस्को, ना बाबा, ना मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो तुम्हें अभी ना उठाऊं तो फिर मेरी बॉडी हड्डियों में इतना दम
आपको सच में कोई शर्म नहीं है? देखिए बेचारी दादाजी की आपने क्या हालत करती है, कैसे वो बींग के टेढ़े हो चुके हैं। देखना किसी दिन आप इस उम्र में होंगे और मैं आपकी उम्र में, तो मैं भी पक्का यह वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा ही करूंगा कि आपकी धीरन विजय शेखावत ग्रेटर की हड्डियों में कितना दाम है, वो मुझे उठा पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर उसने विजय बोलते बोलते चुप हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड तरीके से अंडस को, हाँ हाँ ठीक है, देख लेना मेरी हड्डियों में जितना दम आज है ना, उतना ही दम आगे भी रहेगा। ये तो मेरे पापा कसरत नहीं करते और ना ही परचेज करते हैं, जिस वजह से ये कमजोर से हो गए हैं, लेकिन मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे साथ साथ मैं वरुण और शौर्य, इनको भी अपनी गोद में आसानी से ले सकूंगा। सब लोग रणविजय की बात सुनकर बस अपना सर ही हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था किरण विजय जब अपनी गुणगान करने बैठ जाता था तो वो कोई समय नहीं देखा था, उसे बस खुद कान से मतलब था, बाकी दुनिया से कुछ नहीं। वो सभी अपना नाश्ता करने लग जाते हैं। ये देखकर रणविजय मुंह बना लेता है। अब आगे अंशिका अपने कान पर हेडफोन लगाए हुए म्यूजिक सुन रही थी और उसके साथ ही उसकी धुन के मुताबिक वो अपने पैरों को भी फर्क रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जब मोर खुश होकर बागों में नाचता है, इस तरह से अंशिका किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश है, जिस वजह से वो डांस कर रही है। उसने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हुए थे। चीन की झंकार उसके पर ठिकाने के साथ ही आ रही थी। वही कमरा से बाहर से गुजरते हुए अग्नि के कानों में जैसे ही अंशिका की घुंघरू की आवाज पड़ती है तो वो खुद उसे तरफ आ जाता है, और अंशिका को इस तरह से सब चीजों से बेखबर होता नाचता देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अग्नि अपने सीने पर हाथ बंधे अंशिका को उसे गेट से लगकर ही देख रहा था। अंशिका घूमते घूमते जैसे ही गिरने वाली होती है कि अग्नि भागकर उसके पास जाता है और उसकी जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लेता है और अपनी गोद में ही उठा लेता है। अंशिका, जिसने तुर्की कान अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी की बाहों में है, तो वो एक ही छत के साथ अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें अग्नि की आंखों से मिलती है, जो कि उसको बहुत ही प्यार और अपनेपन के एहसास के साथ देख रहा था। अग्नि की आंखों में खुद के लिए एहसास देकर अंशिका के कान लाल हो जाते हैं। वो अपनी नजरें अग्नि से चुराने लग जाती है। अपनी ये देखकर मुस्कुरा देता है और उसकी अपनी गोद में लिए हुए ही उसके बेड पर बैठ जाता है। अंशिका ने अभी भी अपनी नजदीक झुका रखी थी। अग्नि एक पानी का गिलास उठाकर उसके होठों पर लगता है तो अंशिका तो खुद अपनी के पी लेती है, लेकिन थोड़ी सी बूंदें उसके होठों के किनारों से होते हुए उसके ठुड़ी तक आ गई थी, जिन्हें देखकर अग्नि के मन में न जाने क्या आता है। वो उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लग जाता है। अग्नि को यूं अपने करीब आता देखकर अंशिका के साथ से भारी होने लग जाती है, जिस वजह से वह गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है। जैसे जैसे अग्नि उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे उन दोनों की सांस अब एक दूसरे में खुल रही थी। अग्नि उसकी ठुडी के बिल्कुल करीब आ जाता है और वहां पर ठहरी कुछ बूंद को अपने होठों की मदद से अपने मुंह में ले लेता है। अंशिका की पकड़ अग्नि की शर्त पर काश जाती है और उसको ऐसा लगा कि दो पल के लिए उसकी सांस ही थम चुकी थी, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और अग्नि को देखते हैं, जिसने अभी भी अपने होठों को उसकी ठुड़ी से नहीं हटाया था। वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि तभी अग्नि उसके चेहरे को पीछे करता है और उसकी गर्दन पर भी कुछ आई हुई बूंद को अपने होठों की मदद से शक करने लग जाता है। अंशिका की सांस फिर से भारी हो रही थी। वो अब अपने नाखूनों को उसकी कंट्रोल में गाड़ने लग जाती है। ये बहुत ही इंटीमेट सा टच था, ऐसा जैसा आज तक उसे कभी किसी ने नहीं छुआ था। अग्नि को भी न जाने क्या होता जाता है। वो भी अब उसे धीरे से बेड पर लेट देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसकी गर्दन को चूमने लगा जाता है और साथ ही साथ उन पर बहुत सारी प्यारी प्यारी किसी भी कर रहा था, जिसके साथ कुछ ही देर में अंशिका की गर्दन पर हमारे अग्नि का सलाइवा लग चुका था। अग्नि उसकी गर्दन पर अपने प्यार के निशाना बनाने के बाद उसके चेहरे को देखा है, जो कि हाय की लाली से अब पूरी तरह से डूब चुका था। वह प्यार से उसकी गालों में हाथ रखता है और उनको अपने अंगूठे की मदद से सहलाने लगा जाता है। कुछ देर सहलाने के बाद वो फिर से उसके चेहरे के करीब झुकता है और उसके होठों को अपने होठों के बीच में ले लेता है। एक पल के लिए दोनों के लिए वक्त जैसे थम सा गया। दोनों ही यह एहसास नए से थे। उन दोनों ने आज तक कभी किसी के इतने करीब नहीं गए थे कि इस एहसास का उन्हें एहसास भी हो पाता। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इस बार पहला अंशिका करती है। वो धीरे से अपने होठों को अग्नि के होठों से दूर करती है और उनको फिर से अपने होठों में ले लेती है। अंशिका की इस हरकत पर अग्नि समझ जाता है कि अंशिका को किस करना नहीं आता। वो बस उसके होठों पर अपने होठों से पैक कर रही थी। शायद उसे भी किस की ट्रेनिंग थी, लेकिन उसकी इस हरकत पर अग्नि को बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। वो अब उसकी उसे किस करने की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने होठों को उसके होठों पर धीरे से चलने लग जाता है।
अंशिका के मन में एक सुकून उतर आता है। वो अपने हाथ को ले जाकर अग्नि की गाल पर रख लेती है और दूसरे हाथ को अग्नि के बालों में। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। हालांकि कि तो सिर्फ अग्नि कर रहा था, हमारी अंशिका तो बस उसकी स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा सुकून देता था। जब दोनों की ही सांस उखड़ने लगती है तब जाकर दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को ही अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अंशिका तो अपना चेहरा अग्नि की शर्ट में दशा लेती है। अग्नि उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और उसके बालों में अपने हाथ को ले जाकर धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए, अरे आपको इस तरह से शर्माने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल हम दोनों को एक दूसरे के सलाइवा का टेस्ट पता चलना ही था। अगर हमने आज आपका टेस्ट पता कर लिया तो उसमें क्या ही हर्ष है। अग्नि की बात सुनकर अंशिका को फिर से शर्मा जाती है। वो धीरे से उसके सीने पर मुक्का मारती है तो अग्नि उसकी इस हरकत पर हल्का सा हंस देता है। वो उसको उठना है और वॉशरूम में छोड़ आता है, फिर वह भी वहां से चला जाता है। अंशिका जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोकर मुस्कुराए जा रही थी। अंडस को सुमन जो किसी काम के चलते बाहर आई थी, वो जब अपने सामने एक आदमी को खड़े देखते हैं तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आदमी कौन है, कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर बाबू। जब से सुमन ने शहर को हाँ बोली थी तब से शेखर एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था, जो चीज़ सुमन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। शेखर अब तो बस कीजिए, मैं यहाँ कुछ देर के लिए शॉपिंग के लिए आई थी, क्या आप इतना सा भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते? आप यहाँ भी मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। अगर आपका यही सब चलता रहना तो देख लेना मैं ना इससे शादी के लिए इनकार। लेकिन शेखर ने उसकी बात पूरी ही नहीं होने दी। उससे पहले ही उसने अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसकी हल्की सी किस करके चुप कर दिया, जिस वजह से पूरा माल उसकी तरफ देखने लगा। सुमन को जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसके कान लाल हो चुके थे। वो शिकार को खुद से दूर करती है और अपना झूठा गुस्सा दिखाते हुए, शहर से क्या हरकत है, आप इस तरह से मुझे शर्म किस नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात होती है, यहाँ पर बच्चे भी हैं। शेखर उसे अपनी बाहों में भरता है और उसकी कमर को बहुत ही सिक्योर तरीके से थमते हुए, जाने मन बहुत मुश्किल से मिली हो तुम तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ लोगों और छोटे छोटे बच्चों के डर से तुम्हें अपना प्यार जताना बंद कर दूंगा? नहीं जी, ऐसा तो इस जन्म में नहीं हो सकता और तुम भी भूल जाओ, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, समझी आप? सुमन अपना सिर हिला देती है और शेखर अपनी जीत पर मुस्कुरा देता है। वो उसे अपनी गोद में उठता है और वहां से लेकर बाहर आ जाता है। दोनों अपना टाइम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं और शाम को एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। मुझे सच में आज भी कभी कभी लगता है कि यह जैसे कोई सपना हो और मेरी आंख खुलते ही तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मुझे नहीं पता कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं ये सद्दाम बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं। शेखर की बात सुनकर समान उसके हाथ को अपने हाथ से दबा देता है और अपनी आंखों से संतुष्टि का इशारा करते हुए, शहर ऐसा कभी नहीं आएगा, तुम सुमन के साथी हो। सुमन अपनी चीजों को दूसरों को देना पसंद नहीं करती, तो तुम तो मेरे जीवन साथी हो, तुम्हें मैं कैसे कैसे और के पास जाने दे सकती हूँ? अगर कभी ऐसा दिन आया ना तो देख लेना, डंडा उठाकर तुम्हारे सिर पर मारकर तुम्हें अपने पास वापस ले आऊंगी। सुमन की बात सुनकर शेखर को हंसी आ जाती है। वो उसकी हाथ पर किस करते हुए, अंडस को मतलब मेरी बीवी गुड्डी की गुंडी ही रहेगी, अब तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तुम कैसे मुझे अपना बना पाओगी अगर किसी दिन मैं तुम्हें भूल गया। शेखर ने ये कहा ही था कि तभी अचानक से उसकी कर अपने आप ही अपना कंट्रोल खो देती है और इधर उधर होने लग जाती है। शेखर कस के समान का हाथ पकड़ लेता है और उसकी गाड़ी से उतरने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन सुमन उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। शहर को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह थक के साथ उसे कर से बाहर निकाल देता है और इसके साथ ही शहर की कर एक बड़े से पेड़ के साथ फिर जाती है और कर के आगे से धुआं निकलने लग जाता है। सुमन जल्दी से खुद को संभालती है और शेखर की कर के पास भागती है। वो जल्दी से उसे कर से बाहर निकलती है और एम्बुलेंस को फोन कर देती है। उसके साथ ही वो खुद भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी गिरने के कारण सिर में गहरी चोट आ चुकी थी। एम्बुलेंस वहां पर आती है और उन दोनों को लेकर वहां से चली जाती है। जिस हॉस्पिटल में उन दोनों को ले जाया गया था वो किसी और का नहीं, मानव का था। मानव पहले ही सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर चुका था और अब शेखर ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटों तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद मानव बाहर आता है, जिसे देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। मानव सबको शांत करवाते हुए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, शेखर खतरे से तो बाहर है। लेकिन रणविजय उसकी तरफ देखते हुए अंडस को, लेकिन क्या, आखिर बात क्या है?
मानव फिर से गहरी सांस लेते हुए उसके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि उसका मेमोरी का कितना हिस्सा डैमेज हो चुका है, इसीलिए उसके होश आने के बाद ही पता चलेगा कि उसके पास उसकी याददाश्त है या नहीं। ये बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। वही सुमन के लिए तो जैसे उसकी दुनिया थम चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आज ही तो उन्होंने मजाक मजाक में ऐसी बात कही थी और आज ही वो मजाक सच होने वाला है।